वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन ओलंपिक यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में शुरू हुए। बिल्कुल। और ये जो खेल थे ना, ये हर 4 वर्ष में खेले जाते थे। हर 4 वर्ष में। लेकिन फिर तो ये बंद भी हो गए थे ना? हाँ, 394 ईस्वी में रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अच्छा, तो फिर प्राचीन से आधुनिक स्वरूप तक आने में कितना समय लगा और ये कैसे शुरू हुआ? इसमें काफी समय लगा। आधुनिक ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 को शुरू हुए, फ्रांस के बैरोन पियरे ड्यूकोबार्टिन के प्रयासों से। और ये यूनान के एथेंस में ही शुरू हुए थे ना? जी हाँ, एथेंस में। और ये भी प्राचीन खेलों की तरह हर 4 साल में होते हैं। और अगर हम बर्फ वाले खेलों की बात करें, मतलब शीतकालीन ओलंपिक। देखिए, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 में चामोनिक्स, फ्रांस में हुए। और प्रथम पैरा ओलंपिक? वो 1960 में इटली के रोम में आयोजित किए गए थे। ठीक है। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के ढांचे पर आते हैं। इसकी स्थापना 1894 में स्विट्जरलैंड सखान में हुई थी। हाँ, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। भाषाएं कौन सी इस्तेमाल होती हैं इसमें? इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, और इसके सक्रिय सदस्य देश 105 हैं। 105 देश? तो इसे चलाता कौन है? मतलब इसका ढांचा कैसा है? इसके ढांचे में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा, और यही समिति खेलों का स्थान, नियम और संचालन तय करती है? बिल्कुल, यही लोग सारे अहम फैसले लेते हैं। तो चलिए इसके अध्यक्षों की सूची देख लेते हैं। कुल 9 अध्यक्ष हुए हैं। पहले कौन थे? पहले थे यूनान के डिमिट्रियास विकेलास, 1894 से 1896 तक। और दूसरे? फ्रांस के बैरन पियरे डिकोबार्टिन, 1896 से 1925। तीसरे कौन थे? तीसरे बेल्जियम के काउंट हेनरी डी बैलट लाटूर थे, 1925 से 1942 तक। चौथे? स्वीडन के सिगफ्रीड एच स्ट्रोम, 1946 से 1952। और पांचवे? अमेरिका के एवरी ब्रुंडेज, जो 1952 से 1972 तक रहे। छोटे अध्यक्ष? छठे अध्यक्ष आयरलैंड के लॉर्ड किनेनन थे, 1972 से 1980। सातवें कौन थे? सातवें स्पेन के जुआन एंटोनियो समरांज थे, 1980 से 2001 तक। आठवें? आठवें बेल्जियम के जैक्यूज राग, 2001 से 2013। और नौवें, जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो जर्मनी के थॉमस बाक हैं, 2013 से वर्तमान तक। अब इसे भारत से जोड़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में बना था। हाँ, और इसके पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। और ये 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है? बिल्कुल सही। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य नीता अंबानी के बारे में है। हाँ, वो पहली भारतीय महिला सदस्य है ना? जी, 4 अगस्त 2016 को चुनी गई। उस समय वो 52 वर्ष की थीं और 70 वर्ष की आयु तक इससे जुड़ी रहेंगी। क्या बात है। अब थोड़ा ओलंपिक के आदर्शों पर बात करते हैं। जैसे इसका ध्वज, ये किसी सफेद कैनवस पर दुनिया सिमटने जैसा है। बहुत सही कहा। ये 1913 में बैरोन पियरे के सुझाव पर बना था और 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन हुआ। हाँ, पर पहली बार इसे 1920 में एंटवर्प में फहराया गया था। इसमें जो 5 रंगीन चक्र हैं वो महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला यूरोप को, काला अफ्रीका को और लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल। अब अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो वो 1897 में फादर डिडॉन द्वारा रचित है। हाँ, वो लैटिन शब्द सीटियस अल्टियस फोर्टियस, मतलब तेज, ऊंचा, बलवान। और इससे भी 1920 में एंटवर्प में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसमें एक नया शब्द भी तो जोड़ा गया है। जी हाँ, 2021 में इसमें टुगेदर यानी एकजुटता जोड़ा गया है। मशाल की शुरुआत कब हुई थी? मशाल की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम से हुई। लेकिन वर्तमान स्वरूप जो है वो 1936 बर्लिन का है। हाँ, और इसे ओलंपिया में हेला मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से जलाई जाती है। अच्छा, पदकों की संरचना कैसी होती है? देखिए, स्वर्ण पदक 60 मिलीमीटर वृत्त का और 3 मिलीमीटर मोटा होता है। और इसमें सोना कितना होता है? इसमें 92.5% रजत होता है और सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है। अरे, और रजत पदक? रजत पदक का आकार समान होता है और वो पूरा 92.5% रजत का ही बना होता है। और कांस्य पदक? पूरी तरह कांस्य का होता है। बिल्कुल। अब कुछ परंपराओं की बात करें तो शपथ ग्रहण
1920 एंटवर्प से शुरू हुआ। और शुभंकर मतलब मैस्कॉट। शुभंकर शीतकालीन खेलों में 1968 ग्रेनोबल से शुरू हुआ और ग्रीष्मकालीन में 1972 म्यूनिख से। जी, और मार्च पास्ट में यूनान सबसे आगे रहता है, मेजबान सबसे पीछे, और बाकी देश अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आते हैं। टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ? टीवी प्रसारण 1960 रोम से शुरू हुआ था। हाँ, 1972 म्यूनिख में एक हमला भी तो हुआ था। हाँ, वो बहुत दर्दनाक था। 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे उसमें। अब कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं। माइकल फेल्प्स, जिन्हें गोल्डन शार्क कहते हैं, 2008 बीजिंग में 8 स्वर्ण जीते। हाँ, और कुल मिलाकर उनके 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हैं। मतलब कुल 28 पदक। बिल्कुल। और उनसे पहले के रिकॉर्ड लारिसा लटैनिना के नाम 18 पदक और मार्क स्पिट्ज के नाम एक ही ओलंपिक में 7 स्वर्ण थे 1972 में। देशों की बात करें तो रूस का रिकॉर्ड है 55 स्वर्ण 1988 सियोल में। और कुछ अनोखे तथ्य भी हैं, जैसे 1900 पेरिस में क्रिकेट शामिल हुआ था और उसी में जीवित कबूतरों पर शूटिंग की गई थी। हाँ, वो काफी अजीब था। अब भारत के सफर पर आते हैं। भारत का पहला खिलाड़ी कौन था? नॉर्मन प्रिजार्ड, जो एक एंग्लो इंडियन थे। 1900 ओलंपिक में एथलेटिक्स में 2 रजत जीते थे। फिर 1920 में भारत का पहला दल गया, जिसमें 2 पहलवान, 2 एथलीट और 1 प्रबंधक थे। जी, और पदीपा डरेपा छागुले मैराथन में 19वें स्थान पर रहे। वो प्रथम भारतीय मैराथन धावक बने। और मिल्खा सिंह एथलेटिक्स फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। हाँ, 1960 रोम में 400 मीटर दौड़ में वो चौथे स्थान पर रहे थे। महिलाओं की भागीदारी 1900 से ही शुरू हो गई थी। और पहली महिला फुटबॉल रेफरी सोनिया इनानकोट थी, कनाडा की, 1996 एटलांटा में। सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने वाली महिला लरीना लब्यानीना है, 9 स्वर्ण सहित 18 पदक जिम्नास्टिक में। और भारत में पहले भारतीय ओलंपिक खेल यानी नेशनल गेम्स 1924 में लाहौर में हुए। अब अंत में प्रोंडुनोवा वर्ल्ड के बारे में बता दीजिए। देखिए, ये रूस की येलेना प्रोंडुनोवा के नाम पर है। इसमें घुटनों को मोड़कर घूमना होता है, जान का खतरा रहता है। दीपा कर्माकर के अलावा केवल 4 जिम्नास्ट ही इसमें सफल रही हैं। वो 4 कौन है? येलेना प्रोंडुनोवा, यामिलेट पेना, फदवा महून, ऑक्साना चुसाविताना। अब ओलंपिक खेल आंकड़ों में देखते हैं। वर्ष 1896 और स्थान था एथेंस, यूनान। इस पहले आयोजन में खिलाड़ियों की कुल संख्या 245 थे। बिल्कुल, और इसमें भाग लेने वाले देश सिर्फ 14 थे और कुल 43 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। मतलब जरा इन आंकड़ों को आज के नजरिए से सोचिए। आज के किसी स्थानीय मैराथन में भी शायद इससे ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। सही बात है। ये शुरुआत भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन इसका विजन बहुत बड़ा था। जब हम इसके ठीक अगले आयोजन पर नजर डालते हैं, जो वर्ष 1900 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था, तो हम एक शानदार उछाल देखते हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ 4 सालों में खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 1225 हो गई थी। बिल्कुल, इसमें भाग लेने वाले देश 24 हो गए थे और प्रतियोगिताओं की संख्या 86 पहुंच गई थी, जो ये बताता है कि दुनिया भर में उत्सुकता बढ़ रही थी। लेकिन इसके बाद के आंकड़ों में एक बहुत ही अजीब सी बात नजर आती है। वर्ष 1904 और स्थान था सेंट लुइस, यूएसए। जहां खिलाड़ियों की संख्या अचानक से गिरकर सिर्फ 689 रह गई। भाग लेने वाले देश घटकर 12 हो गए और प्रतियोगिताएं 89 थीं। पिछले ओलंपिक के मुकाबले आधे से भी कम खिलाड़ी। मतलब ऐसा क्यों हुआ? देखो, इसके पीछे सीधा सा कारण था उस दौर की भौगोलिक और तकनीकी सीमाएं। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप से अमेरिका तक का सफर करना बहुत महंगा था और इसमें हफ्तों का समय लगता था। अच्छा, तो लॉजिस्टिक्स का बड़ा खेल था। हाँ, कई यूरोपीय देशों ने अपने एथलीटों को वहां भेजने में असमर्थता जताई। ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। लेकिन इसके बाद खेलों ने फिर से रफ्तार पकड़ी। वर्ष 1908 और स्थान लंदन, ब्रिटेन। इस आयोजन में खिलाड़ियों की संख्या ने पहली बार 2000 का आंकड़ा पार कर लिया। यहाँ खिलाड़ियों की संख्या 2035 थी। भाग लेने वाले देश 22 थे और कुल 107 प्रतियोगिताएं हुईं। और ये रफ्तार आगे भी जारी रही। वर्ष 1912 की बारी आती है, जो स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित हुआ था। यहाँ खिलाड़ियों की संख्या और बढ़कर 2547 हो गई। वाह! इसमें भाग लेने वाले देश 28 थे और प्रतियोगिताएं 102 आयोजित की गई। बिल्कुल, यहाँ तक आते आते ओलंपिक एक स्थापित वैश्विक मंच बन चुका था। एकदम सही।
लेकिन यहाँ मैं एक तार्किक बात जोड़ना चाहूंगी कि कैसे वैश्विक परिस्थितियों ने इस लगातार बढ़ती हुई प्रगति को बीच में ही रोक दिया। अगर हम अगले तथ्य को सामने रखें तो वर्ष 1916 बर्लिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थगित। ये एक बहुत ही दुखद मोड़ था। फिर जब युद्ध के बाद खेल वापस शुरू हुए तो वो वर्ष था 1920 और स्थान था एंटवर्प, बेल्जियम। दुनिया अभी भी युद्ध के घावों से उभर रही थी। फिर भी खिलाड़ियों की संख्या 2669 दर्ज की गई। सच में ये एक जज्बा ही तो है। भाग लेने वाले देश 29 थे और प्रतियोगिताएं 151 थी। फिर आता है वर्ष 1924। यह आयोजन एक बार फिर पेरिस, फ्रांस में हुआ। खिलाड़ियों की संख्या ने एक नया मुकाम छुआ जो 3092 थी। भाग लेने वाले देश 44 थे और प्रतियोगिताएं 126 थीं। खेलों का विस्तार अब नई दुनिया में हो रहा था। इसके बाद के आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। वर्ष 1928, स्थान एम्स्टर्डम, हॉलैंड। यहाँ खिलाड़ियों की संख्या 3014 रही। भाग लेने वाले देश 46 थे और प्रतियोगिताएं 109 थीं। लेकिन इतिहास खुद को दोहराता है। वर्ष 1932 के आंकड़े देखिए। ये लॉस एंजल्स, यूएसए में हुआ। इसमें खिलाड़ियों की संख्या अचानक गिरकर 1408 हो गई। भाग लेने वाले देश 37 थे और प्रतियोगिताएं 117 थीं। इस भारी गिरावट के पीछे ग्रेट डिप्रेशन यानी 30 के दशक की महान आर्थिक मंदी का हाथ था। लेकिन ठीक 4 साल बाद वर्ष 1936, स्थान बर्लिन, जर्मनी। यहाँ खिलाड़ियों की संख्या ने फिर एक छलांग लगाई और ये 4066 हो गई। भाग लेने वाले देश 49 थे और प्रतियोगिताएं 129 थीं। हालांकि राजनीतिक माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और उसी तनाव ने आखिरकार दुनिया को फिर से युद्ध की आग में धकेल दिया। हाँ, वर्ष 1940 टोक्यो, ये आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित हो गया। और बिल्कुल इसी तरह अगला आयोजन भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। वर्ष 1944 लंदन, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया। पूरे एक दशक का शून्य था। युद्ध के बाद खेलों की वापसी हुई और यहाँ से आधुनिक ओलंपिक का विस्तार शुरू हुआ। वर्ष 1948 लंदन, ब्रिटेन। खिलाड़ियों की संख्या 4099 थी। देश 59 थे और प्रतियोगिताएं 136 थी। एक तबाह हो चुके शहर में इतने बड़े आयोजन को करना चमत्कार था। उसके बाद तो विस्तार थमा ही नहीं। वर्ष 1952 हेलसिंकी, फिनलैंड। खिलाड़ियों की संख्या 4925। भाग लेने वाले देश 69 और प्रतियोगिताएं 149। वर्ष 1956 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। खिलाड़ियों की संख्या 3184। देश 67, प्रतियोगिताएं 145। वर्ष 1960 रोम, इटली। यहाँ खिलाड़ियों की संख्या 5348 थी। देश 83 और प्रतियोगिताएं 150। वर्ष 1964 टोक्यो, जापान। खिलाड़ियों की संख्या 5140। देश 93, प्रतियोगिताएं 163। वर्ष 1968 मेक्सिको सिटी, मेक्सिको। पहली बार देशों की संख्या ने शतक पार किया। खिलाड़ियों की संख्या 5530। देश 112, प्रतियोगिताएं 172। वर्ष 1972 म्यूनिख, पश्चिमी जर्मनी। खिलाड़ियों की संख्या 7123। भाग लेने वाले देश 121 और प्रतियोगिताएं 195। वर्ष 1976 मॉन्ट्रियल, कनाडा। खिलाड़ियों की संख्या 6028। देश 92, प्रतियोगिताएं 198। फिर वर्ष 1980 मॉस्को, यूएसएसआर। खिलाड़ियों की संख्या 5217। देश 80, प्रतियोगिताएं 203। यहाँ एक बार फिर कूटनीतिक बहिष्कार के कारण देशों की संख्या में गिरावट आई थी। सही कहा। इसके बाद वर्ष 1984 लॉस एंजलिस, यूएसए। खिलाड़ियों की संख्या 5797। देश 140, प्रतियोगिताएं 221। वर्ष 1988 सियोल, दक्षिण कोरिया। खिलाड़ियों की संख्या 8465। देश 159, प्रतियोगिताएं 237। वर्ष 1992 बार्सिलोना, स्पेन। खिलाड़ियों की संख्या 9367। देश 169, प्रतियोगिताएं 257। अब आता है वर्ष 1996 एटलांटा, यूएसए। ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा था।
खिलाड़ियों की संख्या 10,310। पहली बार एथलीटों की संख्या ने 10,000 का आंकड़ा पार किया। बिल्कुल। देश 197, प्रतियोगिताएं 271। जरा सोचिए, 10,000 से ज्यादा लोग, ये एक छोटे शहर की आबादी के बराबर है। जो सिर्फ खेल के लिए इकट्ठा हो रही थी। वर्ष 2004, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। खिलाड़ियों की संख्या 10,321। भाग लेने वाले देश 200 और प्रतियोगिताएं 300। वर्ष 2004, एथेंस, यूनान। खेल वहां वापस लौटे जहां से शुरू हुए थे। खिलाड़ियों की संख्या 10,625, देश 201, प्रतियोगिताएं 301। वर्ष 2008, बीजिंग, चीन। खिलाड़ियों की संख्या 11,000, भाग लेने वाले देश 204 और प्रतियोगिताएं 302। इसके बाद आता है वर्ष 2012, लंदन, ब्रिटेन। खिलाड़ियों की संख्या 10,500, देश 204 और प्रतियोगिताएं 302 थीं। अब इन खेलों में यानी 2012 के खेलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव की ओर ध्यान खींचना चाहूंगी। हाँ, ये बदलाव भागीदारी के नजरिए से बहुत बड़ा था। सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनेई ने लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिला एथलीट भेजे। ये तथ्य महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी को दर्शाता है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय समिति के दबाव और बदलती सोच के कारण यह पहला ओलंपिक बना जहां हर एक प्रतिभागी देश ने महिलाओं को मैदान में उतारा। ये सच में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016, रियो डी जनेरो, ब्राजील। खिलाड़ियों की संख्या 11,545। देश 205, प्रतियोगिताएं 306। इसके बाद आता है विशेष रूप से वर्ष 2020, टोक्यो ओलंपिक का जिक्र, जो 2021 में हुआ। खिलाड़ियों की संख्या 11,326 थी। इसमें भाग लेने वाले देश 205 प्लस ईओआर टीम थी। प्रतियोगिताएं 339 आयोजित की गईं। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये ईओआर टीम क्या है? ये बहुत ही खूबसूरत पहलू है। ईओआर का मतलब है शरणार्थी ओलंपिक टीम। ऐसे एथलीट्स जिन्हें उनके देशों से विस्थापित होना पड़ा, जिनका कोई घर या झंडा नहीं बचा था, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपना झंडा दिया। सच में मानवता के जज्बे का बहुत बड़ा प्रतीक है। फिर हमारा हालिया आंकड़ा है वर्ष 2024, पेरिस, फ्रांस का। खिलाड़ियों की संख्या 10,714, देश 206 और प्रतियोगिताएं 339। और अगर हम भविष्य के प्रस्तावित ओलंपिक की बात करें तो वर्ष 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स, यूएसए में प्रस्तावित है। और वर्ष 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। अब इस समग्र ऐतिहासिक यात्रा और आंकड़ों से हटकर कुछ विशिष्ट खिलाड़ियों और आयोजक शहरों के प्रमुख कीर्तिमानों की बात करते हैं। 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ में लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट को है। ये 3 ओलंपिक थे बीजिंग, लंदन एवं रियो ओलंपिक। ट्रैक एंड फील्ड में एक दशक तक लगातार सबसे तेज दौड़ना इंसानी सीमाओं के परे लगता है। बिल्कुल। और ये भी जानना दिलचस्प है कि उसेन बोल्ट से पूर्व अमेरिका के कार्ल लुईस का नाम आता है। उन्होंने 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में 100 मीटर व 200 मीटर में एक साथ स्वर्ण जीता था। उस दौर में इन दोनों रेसों में एक साथ अपना दबदबा बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शहरों की बात करें तो लंदन पहला शहर है जिसने 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। ये आयोजन थे 1908, 1948 एवं 2012। अब भारत के संदर्भ में ओलंपिक के प्रमुख व्यक्तियों और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा हैं, जो वर्तमान में 2022 से अध्यक्ष हैं। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक केडी जाधव ने 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुश्ती में जीता था। बिल्कुल। और अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। यह किसी वैयक्तिक स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। यहाँ एक और खास तथ्य पर जोर देना चाहूंगी, जो लगातार 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से जुड़ा है। सुशील कुमार भारत के प्रथम खिलाड़ी हुए जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त किए।
2008 के बीजिंग में कांस्य एवं 2012 के लंदन में रजत। इसी तरह पीवी सिंधु भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी हुई जिसने 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त किए, 2016 के रियो में रजत और 2020 के टोक्यो में कांस्य। आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो टोक्यो 2020 में जीता। महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने 2012 लंदन में कांस्य जीता और महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने भी 2012 लंदन में कांस्य जीता। 2012 लंदन में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट थीं और साक्षी मलिक 2016 रियो में कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। लेकिन इन खिलाड़ियों को मिल रहे समर्थन को समझने के लिए एक योजना का विवरण जानना जरूरी है। ये है लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना, जिसे टॉप्स भी कहा जाता है। ये भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर बनाना है। इसकी शुरुआत सितंबर 2014 में हुई थी। अब वर्षों के अनुसार भारत द्वारा जीते गए पदकों का सटीक विवरण देखते हैं, 1900 से लेकर 2024 तक। वर्ष 1902 2 रजत एथलेटिक्स। वर्ष 1928 1 स्वर्ण हॉकी। वर्ष 1932 1 स्वर्ण हॉकी। वर्ष 1936 1 स्वर्ण हॉकी। वर्ष 1948 1 स्वर्ण हॉकी। वर्ष 1952 1 स्वर्ण हॉकी। वर्ष 1956 1 स्वर्ण हॉकी। वर्ष 1960 1 रजत हॉकी। वर्ष 1964 1 स्वर्ण हॉकी। वर्ष 1968 1 कांस्य हॉकी। वर्ष 1972 1 कांस्य हॉकी। वर्ष 1980 1 स्वर्ण हॉकी। वर्ष 1996 1 कांस्य टेनिस। वर्ष 2000 1 कांस्य भारोत्तोलन। वर्ष 2004 1 रजत निशानेबाजी। वर्ष 2008 1 स्वर्ण निशानेबाजी, 2 कांस्य मुक्केबाजी, 1 कांस्य कुश्ती। वर्ष 2012 2 रजत 4 कांस्य, इनमें 1 निशानेबाजी, 1 मुक्केबाजी, 1 कुश्ती महिला, 1 कुश्ती बैडमिंटन। वर्ष 2016 1 रजत बैडमिंटन महिला, 1 कांस्य कुश्ती महिला। वर्ष 2020 1 स्वर्ण जैवलिन थ्रो, 2 रजत 4 कांस्य, इनमें 1 भारोत्तोलन, 1 कुश्ती, 1 मुक्केबाजी, 1 बैडमिंटन, 1 महिला एयर पिस्टल 10 मीटर, 1 पुरुष हॉकी। वर्ष 2024 1 रजत जैवलिन थ्रो, 5 कांस्य, इनमें 1 महिला एयर पिस्टल 10 मीटर, 1 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित, 1 पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, 1 पुरुष हॉकी, 1 कुश्ती। ओलंपिक खेलों के बाद अगर दुनिया का कोई दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है तो वो राष्ट्रमंडल खेल है। मतलब इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि इसका आयोजन हमेशा 2 ओलंपिक खेलों के मध्य होता है, जिसे ओलंपिक वर्ष भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो इसके इतिहास की अगर बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, इसके पीछे जो सद्भावना और अच्छे संबंधों का विचार था ना, वो एशली कूपर का था। फिर 1928 में बॉबी रॉबिन्सन को इसके आयोजन का भार दिया गया। अच्छा, 1928 में। फिर तो पहले खेल जल्दी हो गए होंगे। हाँ, पहले खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुए थे। राइट, हैमिल्टन शहर। और जहां तक मुझे याद है 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। एकदम सही। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने पहली बार 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था। 1934 में, मतलब दूसरे आयोजन में। अच्छा, वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? वैसे तो सदस्य संख्या 53 है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। 71 टीमें? ऐसा कैसे? मतलब सदस्य तो सिर्फ 53 है। हाँ, क्योंकि कई देशों के अलग अलग क्षेत्र भी अपनी स्वतंत्र टीम भेजते हैं। समझ गया। और 2001 में इन्होंने 3 मान्यताएं भी अपनाई थी: मानवता, समानता और नियति। और इसका मुख्यालय लंदन में है, जो संयुक्त राजशाही में आता है। बिल्कुल। और 2001 में ही इन्होंने जो मोहर अपनाई थी उसमें लाल, पीला और नीला रंग है। एक और बहुत खास बात यह है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार पुरुषों और महिलाओं के लिए एकदम समान कार्यक्रम रखा गया था। वाह, समानता का ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, ये डेविड डिक्सन पुरस्कार क्या है? ये पुरस्कार डेविड डिक्सन के नाम पर है, जो 17 वर्षों तक सचिव रहे थे।
यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 के मैनचेस्टर खेलों से हुई थी। और पहली विजेता कौन थी? अफ्रीका की विकलांग तैराक नटाली डुटॉइट। क्या बात है। और भारत से किसी ने इसे जीता है? हाँ, भारत के समरेश जंग ने 2006 के मेलबर्न आयोजनों में इसे जीता था। अरे वाह, 2006 में। चलिए अब वैश्विक आयोजनों से क्षेत्रीय खेलों की ओर बढ़ते हैं। एशियाई खेलों की बात करते हैं। हाँ, इसका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद करती है और पहला खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, 4 मार्च से 11 मार्च तक। इसमें एक खास तथ्य ये है कि भारतीय सदस्य गुरुदत्त सौंधी ने इसका प्रस्ताव रखा था। बिल्कुल, और उन्होंने ही 1949 में इसका आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड डिजाइन किया था, जिसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जारी किया था। हाँ, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो उगते हुए सूरज के साथ जुड़े हुए छल्ले हैं। एकदम सही। इसके विनियमन की बात करें तो 1951 से 1978 तक एशियाई खेल महासंघ ने ये काम किया और फिर 1982 से एशिया ओलंपिक परिषद ने इसे संभाल लिया, राइट? हाँ, और पहला शुभंकर अप्पू था, जो कि एक भारतीय हाथी था। अप्पू। अगर प्रमुख आयोजन स्थलों को देखें तो 1951 और 1982 में तो ये नई दिल्ली में हुए, फिर 2018 में जकार्ता में, और 2022 वाले होंगजू चीन में होने थे, लेकिन महामारी के कारण 2023 में स्थानांतरित हो गए। अच्छा, और भविष्य के लिए क्या प्रस्तावित है? 2026 के खेल जापान के आइची व नगोया में प्रस्तावित है, 2030 में दोहा कतर में और 2034 में रियाद सऊदी अरब में। सही। तो अब क्षेत्रीय आयोजनों के बाद उस खेल की ओर बढ़ते हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है। मेरा मतलब है क्रिकेट। बिल्कुल, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। इसका पहला क्लब हैमिल्टन में 1760 के दशक में बना था और फिर 1787 में एमसीसी की स्थापना हुई। हाँ, और अगर पहले टेस्ट मैच की बात करें तो वो 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। और पहला एक दिवसीय मैच भी 1971 में मेलबर्न में ही खेला गया था। सही कहा। और आज जो आईसीसी है उसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में है, उससे पहले ये लॉर्ड्स में था। अच्छा, और भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट कब हुआ था? वो 1976 में बेंगलुरु में हुआ था और भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान CK नायडू थे। इस खेल के परिमाप भी काफी सटीक होते हैं। पिच की लंबाई हमेशा 22 गज या 20.11 मीटर होती है। हाँ, और गेंद का भार 155 से 163 ग्राम के बीच होता है। और बल्ले की लंबाई अधिकतम 96.52 सेंटीमीटर और चौड़ाई अधिकतम 10.8 सेंटीमीटर हो सकती है। स्टंप लगभग 72 सेंटीमीटर का होता है। बिल्कुल। एक बड़ा बदलाव 27 नवंबर 2015 को आया, जब एडिलेड में पहला दिन रात का पिंक बॉल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। हाँ, पिंक बॉल टेस्ट। और बल्ले के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो सेलेक्स परप्यूरिया है, लेकिन सबसे अच्छा बल्ला शरपत या विलो की लकड़ी का होता है। हाँ, विलो के बल्ले बहुत मशहूर है और क्रिकेट में जो शब्दावली है वो भी दिलचस्प है, जैसे चाइनामैन, LBW, गुगली। अब विश्व कप क्रिकेट की बात करते हैं। पहले T20 के बारे में बताइए। 2007 में पहला T20 भारत ने जीता था, फिर हाल ही में 2024 में भी भारत विजेता रहा। और आगे के लिए क्या प्रस्तावित है? 2026 का T20 भारत श्रीलंका में प्रस्तावित है, 2028 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में और 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड व स्कॉटलैंड में। ODI की बात करें तो पहला मैच 1975 में 7 जून को लॉर्ड्स में भारत इंग्लैंड के बीच हुआ था। और भारत ने 1983 और 2011 में ODI विश्व कप जीता। 2023 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और आगे 2027 का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में प्रस्तावित है। और 2031 का भारत बांग्लादेश में प्रस्तावित है। इसके अलावा ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 2025 में ये पाकिस्तान में प्रस्तावित है। और 2029 में ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत में प्रस्तावित है। आप प्रमुख खेलों के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हॉकी की शुरुआत 1861 के वर्ष से होती है। इंग्लैंड में क्लब बना था, ब्लैकहीथ एबी एंड क्लब। ये हॉकी का दुनिया का पहला संगठित क्लब है।
अच्छा, मतलब 1861 से ही इस खेल ने एक व्यवस्थित रूप लेना शुरू कर दिया था। कोई भी खेल जब गलियों से उठकर क्लब का रूप लेता है तो नियम स्पष्ट होने लगते हैं। बिल्कुल। और इस व्यवस्थित ढांचे को चलाने वाली जो सर्वोच्च संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH, उसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में की गई थी। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है ना? हाँ, लुसाने में है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इसके बनने के ठीक 1 साल बाद ही, मतलब 1925 में ही भारतीय महासंघ की भी स्थापना हो गई थी। मतलब भारत शुरुआत से ही इस ढांचे का अहम हिस्सा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले तो FIH के बनने से काफी पहले शुरू हो चुके थे। पहला मैच 26 जून 1895 को वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया था। हाँ, वो पहला मैच था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस खेल पर एक एशियाई देश का इतना बड़ा वर्चस्व स्थापित होने वाला है। बिल्कुल, वर्चस्व भी ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो गया। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। हाँ, और ये सफर शुरू हुआ था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से। वहां भारत ने पहली बार भाग लेकर स्वर्ण जीता था। 1928 में पहला ओलंपिक जीतना और फिर दशकों तक राज करना भारतीय खेल के स्वर्णिम युग को दर्शाता है। और फिर 1975 में कुआलालंपुर में भारत ने विश्व कप भी जीता था। विश्व कप की बात करें तो पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था। शुरुआती दशकों में भारत और पाकिस्तान का दबदबा रहा, लेकिन बाद में ये यूरोपीय देशों की तरफ शिफ्ट हो गया। हाँ, मतलब नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम जैसी टीमों ने अपनी शारीरिक क्षमता से नियंत्रण ले लिया। और अब तो 2026 का विश्व कप भी इसी यूरोपीय केंद्र में होने जा रहा है। 2026 का पुरुष और महिला दोनों विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड में प्रस्तावित हैं। सही कहा। अब खेल की अवधि पर आते हैं। एक मैच 70 मिनट का होता है, और जब इन 70 मिनटों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हाँ, गेंद मानो उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। इसके परिमाप भी काफी अहम है। मैदान की लंबाई 91.44 मीटर होती है और चौड़ाई 50 से 55 मीटर के बीच रखी जाती है। और जो गोल पोस्ट होता है वो 3.66 मीटर चौड़ा होता है। और इस पूरे खेल का केंद्र, मतलब गेंद, उसका वजन 155 से 163 ग्राम के बीच होता है। हाँ, ये वजन बहुत संतुलित है। और मैदान की सतह भी गति को प्रभावित करती है। जैसे हिमाचल प्रदेश के सिलारू में स्थित मैदान भारत का सबसे ऊंचा एस्ट्रोटर्फ है। अरे वाह, इतनी ऊंचाई पर खेलना तो खिलाड़ियों की असली परीक्षा लेता होगा। और दबाव की बात हो तो हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक से ज्यादा तनावपूर्ण कुछ नहीं होता। बिल्कुल, ये गोल पोस्ट से सिर्फ 8 गज की दूरी से मारा जाता है। मतलब ये 8 गज की दूरी किसी अत्यधिक दबाव वाले द्वंद्व या कहें एक हाई प्रेशर डुएल से कम नहीं होती। एकदम सही। और इस खेल की कुछ खास शब्दावलियां भी हैं, जैसे अंडरकटिंग, बुली और रोल ऑन। अंडरकटिंग, जिसमें गेंद को खतरनाक तरीके से हवा में उछालते हैं, और बुली तो खेल शुरू करने का पुराना तरीका था। हाँ। अच्छा, अक्सर लोग ब्लू लाइन को फील्ड हॉकी से जोड़ लेते हैं, पर यह स्पष्ट कर दूं कि ये असल में आइस हॉकी से संबंधित है। हाँ, बहुत सही याद दिलाया। चलिए अब दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेल यानी फुटबॉल का रुख करते हैं। हाँ, फुटबॉल का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ माना जाता है। बिल्कुल। 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब बना था, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। और भारत में इसे अंग्रेज लाए थे। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। और फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय फीफा है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में की गई थी। और अब इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है ना? हाँ, स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख में। और फीफा द्वारा आयोजित पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था, और उरुग्वे ही जीता था। लेकिन ये बीच में रुक भी गया था। 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। सही बात है। और अब 2026 का विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से प्रस्तावित है। और इसमें एक बड़ा बदलाव है। 2026 के विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा विस्तार है। वैश्विक स्तर से हटकर अगर भारत की बात करें तो ड्यूरेंट कप बहुत अहम है। इसकी शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी। एक मिनट, 1888? ये तो एशिया का सबसे पुराना और पूरे विश्व का 5वां सबसे पुराना राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। शिमला में इसकी शुरुआत होना भारत की एक छिपी हुई खेल विरासत है। बिल्कुल।
अब इसके परिमाप देखें तो मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर तक हो सकती है। और चौड़ाई 45 से 91 मीटर तक। पर ये बात थोड़ी खटकती है। लंबाई में 91 से 120 मीटर, लगभग 29 मीटर का फर्क। कैसे एक ही खेल के मैदान के आकार में इतनी बड़ी छूट हो सकती है? यही तो फुटबॉल की रणनीतिक खूबसूरती है। मतलब इससे तो रणनीतियां ही बदल जाएंगी। हाँ, अगर टीम छोटे पास खेलती है तो छोटा मैदान चुनती है, लंबे पास वाली टीम बड़ा मैदान चुनती है। ये नियमों के दायरे में आयोजक टीम तय करती है। बहुत गहरी रणनीति है। और गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर होती है। और गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम के बीच होता है। इसमें शब्दावलियां भी काफी रोचक हैं। हाँ, जैसे हैट्रिक, बाइसिकल किक और स्वीपर। हाँ, स्वीपर वो रक्षक होता है जो पीछे रहकर गेंद को साफ करता है, और बाइसिकल किक तो हवा में उल्टा होके मारने की कला है। हवा में खेलने की बात हो रही है तो चलिए वॉलीबॉल देखते हैं, जो पूरी तरह हवा में खेला जाता है। इसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने इसे शुरू किया था। और FIVB का गठन 1947 में पेरिस में हुआ, जो बाद में 1984 में लुसाने आ गया। पहली विश्व चैंपियनशिप केवल पुरुषों की 1949 में हुई, और 1952 से इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हो गए। ओलंपिक में इसे पहली बार 1964 में टोक्यो में शामिल किया गया था। और विश्व कप का एक दिलचस्प पैटर्न है। 1977 से लेकर अब तक लगातार जापान ही विश्व कप का आयोजन कर रहा है। एक ही देश लगातार, ये दुर्लभ है। इसके परिमाप भी बहुत विशिष्ट हैं। कोर्ट की लंबाई सिर्फ 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। हाँ, और सबसे खास है इसकी गेंद का वजन, जो केवल 250 से 270 ग्राम होता है। यही वॉलीबॉल की पूरी भौतिकी काम करती है। बिल्कुल। अगर इसकी तुलना फुटबॉल की गेंद से करें, जिसका वजन 396 ग्राम से अधिक होता है, तो वॉलीबॉल बहुत हल्की है। ये हल्कापन ही हवा में फ्लोटर या स्पाइक जैसे तीव्र प्रहारों को भौतिक रूप से संभव बनाता है। हाँ, अगर गेंद भारी होती तो हवा में रुककर इतनी ताकत से प्रहार करना इंसानी हाथों के लिए मुश्किल हो जाता। सही बात है। और शब्दावली में बूस्टर और रोटेशन जैसे शब्द भी आते हैं। बूस्टर गेंद को सेट करता है। बड़े मैदानों के बाद आप टेबल टेनिस का विश्लेषण करते हैं। यहाँ मैदान एक टेबल बन जाता है। इसका जन्मदाता भी इंग्लैंड ही है। हाँ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में की गई थी, और पहला विश्व चैंपियनशिप मैच 1927 में हुआ था। यह हर 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसके परिमाप बहुत सटीक हैं। टेबल की लंबाई 2.74 मीटर यानी लगभग 9 फीट होती है, और चौड़ाई 1.52 मीटर यानी 5 फीट। ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। और गेंद का वजन मात्र 2.4 से 2.53 ग्राम होता है। सफेद या पीले रंग की गेंद। बिल्कुल। गेंद का वजन सिर्फ 2.5 ग्राम, वॉलीबॉल के 250 ग्राम से सीधे 2.5 ग्राम। इतने कम वजन के कारण ही ये ताकत की बजाय तकनीक का खेल बन जाता है। हाँ, हवा के घर्षण से दिशा बदल जाती है। इसी कारण बैकस्पिन और टॉप स्पिन जैसे स्ट्रोक्स इसे शतरंज जैसी रणनीतिक गहराई देते हैं, जहां मिलीमीटर और मिलीसेकंड का खेल होता है। एकदम सही। और ये रणनीति इसकी शब्दावली में भी झलकती है, जैसे पेन होल्डर ग्रिप, चाइनीज ग्रिप, बैकस्पिन और पुश स्ट्रोक, जिसमें गेंद को धीरे से सटीक जगह पर धकेला जाता है ताकि विरोधी को तेज स्विंग का मौका ही न मिले। बात करते हैं बास्केटबॉल की। मुझे जहां तक याद है, इसका आविष्कार जेम्स स्मिथ ने किया था। हाँ, बिल्कुल। 1891 में अमेरिका में, मतलब ये पूरी तरह से अमेरिका की ही देन है। अच्छा, 1891। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है ना, जिसे फीबा या फेडरेशन इंटरनेशनल दे बास्केटबॉल एसोसिएशन कहते हैं, हाँ, उसकी स्थापना काफी बाद में हुई थी, 1932 में। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। वो क्या? भारत में ना ये पहली बार 1930 में ही खेला गया था, मतलब संघ बनने से 2 साल पहले ही। अरे वाह, मतलब भारत में ये इतना पहले आ गया था। बिल्कुल। और इसका जो पहला विश्व में चैंपियन मैच था वो 1950 में हुआ था। चलिए अब इसके नाप जोख की बात करते हैं। कोर्ट की लंबाई 28 मीटर होती है। हाँ, और चौड़ाई 15 मीटर होती है। 28 मीटर और 15 मीटर। और बास्केट की ऊंचाई क्या होती है जमीन से? वो जमीन से ठीक 3.05 मीटर होती है। और जो बॉल इस्तेमाल होती है ना, उसका वजन 600 से 650 ग्राम के बीच होता है। सही है।
अच्छा, अब आप जरा इसकी शब्दावली बता दीजिए। हाँ, मैं सीधे शब्दावली पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट, हैंगिंग, लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, बैकबोर्ड, फ्रंट कोर्ट, टिप ऑफ, पिक, पिनॉट और की होल। तो अमेरिका में आविष्कार के बाद अब हम उस खेल की ओर बढ़ते हैं जिसका विकास इंग्लैंड में हुआ। मेरा मतलब बैडमिंटन से है। हाँ, आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में ही हुआ था। और इसकी जो सर्वोच्च संस्था है ना, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, बिल्कुल, उसकी स्थापना 1934 में हुई थी। और एक और बात, विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत इसमें काफी बाद में यानी 1977 में हुई। 1977 में। अच्छा। और इसके परिमाप की बात करें तो कोर्ट की लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट होती है। हाँ, और इसमें नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। सबसे कमाल की बात तो इसके उपकरणों का वजन है। सही कहा। जो कॉर्क होती है ना, उसका वजन सिर्फ 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। बाप रे, इतना कम? हाँ, मतलब 5 ग्राम के हाँ, आसपास। बिल्कुल। और रैकेट का वजन भी बस 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। अच्छा, तभी इतनी तेजी से रैकेट घुमा पाते हैं खिलाड़ी। चलिए मैं इसकी शब्दावली पढ़ देती हूँ सीधे। हाँ, बताइए। कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, हाई सर्विस, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, लोब, स्मैश, लव, लेट और लव ऑल। हाँ, इसमें वो लव वाला शब्द काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। तो अब एक रैकेट वाले खेल से दूसरे रैकेट वाले खेल की ओर बढ़ते हैं। ये भी इंग्लैंड में ही विकसित हुआ था। लॉन टेनिस। हाँ। आधुनिक संदर्भ में इसका विकास इंग्लैंड में ही हुआ। और इसकी जो संस्था है ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, उसकी स्थापना 1913 में पेरिस में की गई थी। अच्छा, 1913 में? तो जब हम टेनिस की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रैंड स्लैम दिमाग में आते हैं। तो प्रमुख ग्रैंड स्लैम कौन से हैं और ये कब होते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो जनवरी में होता है मेलबर्न में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1905 से हुई थी। इसमें पुरुष एकल ट्रॉफी का नाम नॉर्मन ब्रुक्स या द विजर्ड है, और महिला एकल ट्रॉफी को डैफ्ने अक्शुस्ट कहते हैं। द विजर्ड, क्या नाम है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा फ्रेंच ओपन है। ये मई-जून में होता है रोलैंड गारोस पेरिस में। पेरिस में। हाँ, इसकी शुरुआत 1891 से हुई थी और ट्रॉफी का नाम रोलैंड गैरोस है। अच्छा, और विंबलडन तो सबसे पुराना है ना? हाँ, बिल्कुल। ये जून-जुलाई में लंदन में होता है और 1877 से खेला जा रहा है। 1877, काफी पुराना है। और इसमें पुरुष एकल ट्रॉफी को जेंटलमैन सिंगल्स ट्रॉफी और महिला एकल ट्रॉफी को रोज वाटर डिश या वीनस रोज वाटर डिश कहते हैं। वीनस रोज वाटर डिश, सुनने में कितना शाही लगता है। और आखिरी वाला? आखिरी है US ओपन, जो अगस्त-सितंबर में न्यूयॉर्क में होता है। 1881 से इसे फ्लशिंग मेडोज भी कहते हैं। सही है। चलिए अब इसके मैदान की बात करते हैं। मैदान की लंबाई 78 फीट होती है एकल के लिए। हाँ, और चौड़ाई 27 फीट एकल के लिए और 36 फीट युगल के लिए होती है। और नेट की ऊंचाई इसमें 3 फीट होती है। बिल्कुल। गेंद का वजन 56.7 से 58.5 ग्राम के बीच होता है। मतलब 60 ग्राम से भी कम। और रैकेट कितना लंबा होता है? रैकेट की अधिकतम लंबाई 32 इंच होती है। और गेंद का रंग सफेद अथवा पीला होता है। अच्छा, सफेद या पीला। चलिए आप इसकी शब्दावली पढ़ दीजिए। हाँ, तो इसके शब्द हैं बैकहैंड, ड्राइव, वॉली, हाफ, वॉली, लेट फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, टाई ब्रेकर, लव, चेंज, सेट, इन और आउट। तो इंग्लैंड के खेलों से आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसे खेल की ओर चलते हैं जिसका जन्म फारस और भारत से जुड़ा है, मतलब पोलो। बिल्कुल, पोलो का इतिहास बहुत पुराना है। हाँ, स्रोत के अनुसार पोलो का जन्म फारस में हुआ था, करीब 525 ईसा पूर्व में। तब इसे पुलु कहा जाता था। 525 ईसा पूर्व काफी पुराना है। और कुछ लोग मानते हैं कि इसका जन्म भारत के मणिपुर में हुआ। भारत का कनेक्शन काफी गहरा है इसमें। आधुनिक काल में पोलो का पहला गठन 1859 में असम के कछार में हुआ था। अच्छा, 1859 में? हाँ, और फिर 1869 में 10वीं हुसार रेजिमेंट इसे भारत से इंग्लैंड ले गई। मतलब भारत से इंग्लैंड गया ये खेल। और इसका मैदान तो बहुत बड़ा होता है ना?
बहुत बड़ा। मैदान 300 गज लंबा और 150 गज चौड़ा होता है। हाँ, बहुत विशाल मैदान होता है। गोलों के बीच का फासला ही 250 गज होता है। बाप रे। और गोल पोस्ट की चौड़ाई? वो 8 गज होती है। और इसके शब्द भी काफी अलग हैं, जैसे बंकर, चक्कर, मैलेट, बंडर, चुक्का, एरियर, रेल और एंगल शॉट। चुक्का और चक्कर काफी दिलचस्प है। तो खेल के मैदान से अब दुनिया के सबसे पुराने खेल की ओर कदम बढ़ाते हैं। मेरा मतलब एथलेटिक्स से है। हाँ, ये तो मानव शरीर की असली परीक्षा है। बिल्कुल। 8वीं सदी ईसा पूर्व के पहले ओलंपिक में ये एकमात्र खेल था और होमर के इलियाड में पैदल दौड़ का वर्णन है। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में ये 12वीं सदी ईसा बाद में प्रारंभ हुआ था। सही कहा। और अगर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो IAAF की स्थापना 16 देशों ने मिलकर 1912 में की थी। 1912 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मोनाको में है और ये संस्था प्रति 4 वर्ष पर विश्व चैंपियनशिप कराती है। अच्छा, एक चीज स्पष्ट कीजिए। मैं हमेशा सोचती हूँ कि डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन में क्या अंतर है? डेकाथलॉन न पुरुषों की प्रतियोगिता है। ये 2 दिन चलती है और इसमें 10 खेल शामिल हैं। 10 खेल कौन कौन से? 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर दौड़, फिर ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्क थ्रो, पोल वॉल्ट और जैवलिन थ्रो। बाप रे, इतना सब कुछ! और हेप्टाथलॉन? हेप्टाथलॉन महिलाओं की प्रतियोगिता है। इसमें 7 खेल होते हैं। 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉट पुट, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, 800 मीटर दौड़ और जैवलिन थ्रो। 7 खेल। और कोई भी होता है क्या? हाँ, एक पेंटाथलॉन होता है। ये 1 दिवसीय है और इसमें 5 खेल होते हैं। वो 5 खेल कौन से? क्रमशः ऊंची कूद, जैवलिन थ्रो, 200 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो और 1500 मीटर दौड़। अच्छा, तो ये क्रम में होते हैं। और स्रोत में स्टीपल चेज के बारे में भी लिखा है ना, वो क्या है? हाँ, वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। स्रोत के आधार पर स्टीपल चेज 3000 मीटर की दौड़ होती है। इसमें बाधाएं, हर्डल्स और पानी के रूप में होती हैं। मतलब पानी भी पार करना होता है। हाँ। इसे पैदल चाल भी कहा जाता है। और कुछ अन्य इवेंट्स की बात करें तो शॉटपुट होता है, जिसमें धातु की गेंद हवा में फेंकनी होती है। वो काफी भारी होती होगी। बहुत भारी। फिर पोल वॉल्ट होता है, जिसमें पतले डंडे के सहारे छलांग लगाते हैं और गद्दे पर गिरते हैं। हाँ, मैंने देखा है, वो काफी खतरनाक लगता है। और डिस्कस थ्रो? डिस्कस थ्रो में तश्तरी के आकार का डिस्कस होता है। एथलीट 1.5 चक्कर घूमकर एक हाथ से फेंकता है। नोट: भारत ने एथलेटिक्स में अपना चैंपियनशिप पदक 2003 में फ्रांस में जीता। कुश्ती के ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं? तो यूनानियों ने 708 ईसा पूर्व में इसे ओलंपिक में शामिल किया था। अच्छा। हाँ, और कुश्ती के कुल 50 प्रकार हैं। ओलंपिक में मुख्य रूप से ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल होती है। फ्री स्टाइल मतलब? जिसे आर्मेचर भी कहते हैं। 50 प्रकार? अरे वाह, ये 50 प्रकार की कुश्ती होने की बात तो सच में हैरान करती है। बिल्कुल। और इसे नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च संस्था भी है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी लाल लुटे, यानी FILA। हाँ। अब अगर इसके परिमाप को देखें तो ये 9 मीटर व्यास का गोलाकार क्षेत्र होता है और इसके बिल्कुल बीच में 1 मीटर व्यास का केंद्रीय वृत्त होता है। गद्दे पर भी खेला जाता है ना ये? सही कहा। गद्दे पर यह 1:1 मीटर व्यास का ऊंचा गद्दा होता है। और इसकी शब्दावली क्या है? मतलब कौन सी शब्द इस्तेमाल होते हैं? बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हीव, हाफ नेल्सन, क्रेडल, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, डॉगफल। इसके अलावा मैट, ब्रिज, काशन, कैंसलिंग, एक्टिव, अटैक, रीबाउंड, होल्ड और हेडलॉक। कुश्ती के इन 50 प्रकारों से आगे बढ़ते हैं। शतरंज की तरफ विषय को मोड़ें तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो शतरंज की शुरुआत भारत में 7वीं सदी में हुई। अच्छा। इसकी भी कोई नियंत्रण संस्था है? हाँ, FIDE यानी द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एशेस, और ये संस्था हर 2 साल में विश्व चैंपियनशिप कराती है। बिल्कुल। इसके बोर्ड की बात करें, चेकर बोर्ड की, तो इसमें 64 वर्ग होते हैं ना? एकदम सही। 8 ऊर्ध्वाधर और 8 क्षैतिज पंक्तियां, और ये 2 विपरीत रंगों में होते हैं। और मोहरे कितने होते हैं? और खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग के 16 चेसमैन होते हैं। और शब्दावली में कौन से खास शब्द आते हैं? इसमें बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, पॉन,
ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, एलोरेटिंग, रैंक, कैसल, पीसेस और चेक आते हैं। तो ये तो बोर्ड गेम की बात हो गई। अब इन शतरंज जैसे खेलों से निकलकर भारत के पारंपरिक मैदानी खेलों की ओर ध्यान ले जाते हैं। कबड्डी के नियम कब बने? कबड्डी के औपचारिक नियम 1923 में बने थे। अच्छा, हाँ, और फिर 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की स्थापना हुई। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर साथ साथ ही उतरते हैं। और अवधि कितनी होती है खेलने की? पुरुष 40 मिनट खेलते हैं और महिलाएं 30 मिनट। और मैदान का परिमाप क्या है? पुरुषों के लिए मैदान 13 गुणा 10 मीटर होता है और महिलाओं के लिए 12 गुणा 8 मीटर। ये जो कबड्डी में पुरुषों और महिलाओं के मैदान के परिमाप और समय में बिल्कुल सटीक अंतर रखा गया है, ये शारीरिक क्षमता के आधार पे कितना दिलचस्प है ना? बिल्कुल। और इसमें रेट का समय भी फिक्स है, सिर्फ 30 सेकंड। अगर खिलाड़ी सांस छोड़ दे या पकड़ा जाए तो वो आउट हो जाता है और विपक्षी को अंक मिल जाता है। इसका विश्व कप भी होता है क्या? हाँ, पहला विश्व कप 2004 में मुंबई में हुआ था और 2014 में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई। इसकी शब्दावली में कौन से शब्द हैं? इसमें ब्लॉक, लाइन, रेडर, एंकल होल्ड, वॉक लाइन, बोनस लाइन, चांट, कॉर्नर, डच लाइन, मार्च लाइन, डू और डाई रेड और एंटी रेड शामिल हैं। सही है। अब अगर खो खो की बात करें तो इसके मैदान का परिमाप क्या होता है? मैदान 27 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है। ये खेलने का हिस्सा है? हाँ, कुल लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होती है। और इसमें लाइन भी खींची होती है ना? बिल्कुल, 8 क्रॉस लाइन होती हैं। ये 16 मीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। और इसके शब्द? शब्दावली में चेज, एक्टिव, चेजर, रनर्स, फ्रीजो, पोन और क्रॉस लेन आते हैं। अब मैदान की धूल से निकलकर थोड़ा पानी वाले खेलों की तरफ विषय को आगे बढ़ाते हैं। वाटर पोलो के क्या तथ्य हैं? वाटर पोलो 1860 ईस्वी में इंग्लैंड में शुरू हुआ और इसका श्रेय ग्लासगो के विलियम विल्सन को जाता है। अच्छा। और प्रतियोगिताएं कब शुरू हुई? पहली प्रतियोगिता 1874 में लंदन में हुई। और पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ। इसका भी कोई अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है? हाँ, 1950 में अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड बना। परिमाप कितना होता है इसका? ये 20 से 30 मीटर लंबा और 8 से 20 मीटर चौड़ा होता है। और गेंद का वजन? गेंद 400 से 450 ग्राम की होती है और गोल पोस्ट 3 मीटर चौड़ा और पानी से 0.9 मीटर ऊंचा होता है। इसकी शब्दावली में क्या क्या आता है? इसमें 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैप्स, पर्सनल फाल्ट और बॉल अंडर ईयर लेसिंग शामिल है। अब तैराकी पर आते हैं। इसका संचालन कौन करता है? तैराकी का संचालन FINA करती है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमेच्योर। और इसके जलाशय का परिमाप? लंबी दूरी के लिए 50 मीटर जलाशय होता है। जिसमें कितनी लेन होती हैं? इसमें 6, 8 या 10 लेन होती हैं। और छोटी दूरी के लिए? छोटी दूरी के लिए 25 मीटर जलाशय होता है, जिसमें 4, 5 या 8 लेन होती हैं। गहराई कितनी होती है? गहराई 9 मीटर होती है। और तापमान? तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तैराकी में पानी का तापमान बिल्कुल 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होना चाहिए। ये सच में एक बहुत ही सटीक तकनीकी नियम है। बिल्कुल। और तैराकी की शब्दावली में फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, ज़ेन, स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक आते हैं। पानी से बाहर आकर अब विशाल विदेशी मैदानों और सटीक लक्ष्य वाले खेलों पर नजर डालते हैं। गोल्फ की शुरुआत कहाँ हुई? गोल्फ स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। इसमें जहाँ से पहला शॉट लगता है उसे क्या कहते हैं? उस समतल भूमि को टी कहते हैं। और कोर्स का परिमाप? गोल्फ कोर्स 125 से 175 एकड़ का होता है। और गेंद कैसी होती है? बॉल 45.9 ग्राम की होती है और परिधि 4.27 सेंटीमीटर होती है। और छिद्र कितना बड़ा होता है? छिद्र 4 इंच व्यास का होता है। और गोल्फ की शब्दावली? इसमें बोगी, फोरसम, स्टाइमी, टी, पुट, हॉल, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन पुटिंग, द ग्रीन, बंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट, बर्डी, ईगल और आल्बाट्रॉस आते हैं। बेसबॉल की बात करें तो ये कब शुरू हुआ? ये 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में विकसित हुआ। खोज एबनर डबलडे ने 1839 में की। 7.5 इंच व्यास का होता है। और बेस की दूरी? बेस की दूरी 90 फीट होती है। कर्ण सहित ये 127 फीट होती है। इसकी शब्दावली में कौन से शब्द हैं?
होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमेन, आउट और स्ट्राइक एंड रबर। बिलियर्ड्स का नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स तथा स्नूकर एसोसिएशन करती है। और टेबल का परिमाप? टेबल 3.7 मीटर लंबा, 1.85 मीटर चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ये बड़ा अजीब विरोधाभास है। कहाँ गोल्फ का 175 एकड़ का विशाल मैदान और कहाँ बिलियर्ड्स का एक छोटा सा 3.7 मीटर का टेबल। बिल्कुल। और बिलियर्ड्स की गेंद हाथीदांत या टिकाऊ प्लास्टिक की होती है। वजन 150 से 210 ग्राम होता है। और जो डंडा होता है क्यू? क्यू 90 से 145 सेंटीमीटर लंबा होता है, शब्दावली? जिसमें क्यू, जिगर, ब्रेक पॉट, इनलिक, इन ऑफ, कैंसस, बुल्टिंग और हैजर्ड आते हैं। राइफल शूटिंग के भी कुछ शब्द है ना? हाँ, टारगेट, बुलजाई, मजल फ्लॉग, स्कीट शूटिंग और ट्रेच शूटिंग। बिल्कुल। उपकरणों से हटकर अब सीधे शारीरिक दमखम वाले खेलों और उनके दिग्गज खिलाड़ियों पर बात करते हैं। मुक्केबाजी का रिंग कैसा होता है? मुक्केबाजी रिंग कम से कम 4.9 गुणा 4.9 वर्ग मीटर का होता है और अधिकतम? अधिकतम 6.10 गुणा 6.10 वर्ग मीटर होता है। और इसके शब्द? पंच, अपाकट, राउंड, जैब, हुक, रिंग, ब्रेक, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिटिंग विलो, बेल्ट, ब्लो और बाउंस। ओलंपिक में इसके लिए कोई कप है? हाँ, ओलंपिक में मुक्केबाजी के लिए वेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है। अच्छा। और मैराथन की दूरी कितनी है? 26 मील 385 गज या किलोमीटर में? 42.195 किलोमीटर। मैराथन की ये जो बिल्कुल सटीक दूरी है ना, हाँ और उसमें 385 गज अतिरिक्त, ये बहुत हैरानी की बात है। हाँ। अब खिलाड़ियों के उपनाम देखते हैं। हाँ। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहते हैं। पीटी उषा उड़नपरी, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस। और माइकल फेल्प्स? माइकल फेल्प्स फ्लाइंग फिश, मैरी कॉम सुपरमॉम, लियांडर पेस पाके डायनामो। पाके डायनामो। हाँ। और सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर, विश्वनाथन आनंद लाइटनिंग केंट। ये पाके डायनामो और लाइटनिंग केंट जैसे उपनाम कितनी ऊर्जा देते हैं ना। बिल्कुल। राहुल द्रविड़ द वॉल, हरभजन सिंह टर्मिनेटर, इयान थॉर्पे टॉर्पीडो, पेस एवं भूपति इंडियन एक्सप्रेस, पेले ब्लैक पर्ल और आंद्रे आगासी डेनिस दमिनोस। अब प्रमुख खेल, उनके कप, खिलाड़ियों की संख्या और ऐतिहासिक स्टेडियम देखते हैं। भारत में खेलों के इतिहास को अगर हम देखें तो ट्रॉफियों के नाम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में आते हैं। कौन सी 3 श्रेणियां? पहला राजघराने, दूसरा खेल के दिग्गज और तीसरा बड़े कॉरपोरेट या प्रशासनिक संस्थाएं। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। अगर हम हॉकी को लें तो इसका इतिहास भारत में बहुत पुराना और शाही रहा है। शायद इसी वजह से हमें बेटन कप, रंगास्वामी कप और आगा खां कप जैसी ट्रॉफियां देखने को मिलती हैं। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के पन्ने पलट रहे हों। इसके अलावा सिंधिया गोल्ड कप और मुर्गप्पा गोल्ड कप भी इसी शाही और औद्योगिक विरासत का हिस्सा हैं। हाँ, और अगर महिलाओं के हॉकी टूर्नामेंट्स को देखें तो वहां भी बेगम रसूल ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और गुरु नानक चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित नाम मौजूद हैं। और दिग्गजों की बात करें तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो ध्यानचंद ट्रॉफी है, वो इस बात का प्रमाण है कि खेल अपने नायकों को कैसे अमर बनाता है। बिल्कुल। इसके विपरीत जब हम फुटबॉल की तरफ मुड़ते हैं तो हमें वहां कॉरपोरेट और प्रशासनिक प्रभाव थोड़ा अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कि डीसीएम ट्रॉफी है ना, ये तो सीधे तौर पर दिल्ली क्लॉथ मिल से जुड़ी हुई है। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। इसके अलावा डुरैंड कप है, जिसका अपना एक लंबा औपनिवेशिक इतिहास है। फिर रोवर्स कप और राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाने वाली प्रसिद्ध संतोष ट्रॉफी भी है। सुब्रतो मुखर्जी कप और मडेका कप जैसे नाम इस सूची को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। हाँ, और क्रिकेट तो खैर भारतीय उपमहाद्वीप में एक धर्म की तरह है। क्रिकेट की ट्रॉफियों का ढांचा इस तरह से बनाया गया है कि वो जमीनी स्तर से खिलाड़ियों को तराश कर राष्ट्रीय स्तर तक ला सके। रणजी ट्रॉफी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, जो महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर है। और रणजी ट्रॉफी के साथ साथ ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट की रीढ़ है। इसके अलावा सीके नायडू ट्रॉफी भी है, जो भारत के पहले टेस्ट कप्तान की याद में खेली जाती है। सही बात है। लेकिन इन सबके बीच टेबल टेनिस के विश्व कप का नामकरण मुझे थोड़ा अलग लगा। अच्छा, वो कैसे?
मतलब पुरुषों के लिए इसे स्वैथलिंग विश्व कप कहा जाता है और महिलाओं के लिए कॉर्बिलॉन विश्व कप। साथ ही बर्नाबेलक कप का नाम भी टेबल टेनिस से ही जुड़ा है। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों की एक विशेषता है। मतलब जहाँ ट्रॉफियों के नाम उन व्यक्तियों या परिवारों के नाम पर रखे जाते हैं जिन्होंने उस खेल को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में आर्थिक या ढांचागत मदद की हो। समझ गया। अन्य खेलों के कपों की भी एक लंबी सूची हमारे पास है। बैडमिंटन में नारंग कप और चड्ढा कप है। बास्केटबॉल में फेडरेशन कप खेला जाता है। गोल्फ की बात करें तो राइडर कप और डनहिल कप बहुत मशहूर है। और जिम्नास्टिक भी है। हाँ, जिम्नास्टिक में चाइना कप की अपनी एक अलग पहचान है। और पोलो जैसे कुलीन खेल में इजार कप और राधा मोहन कप का नाम आता है। नेहरू नाम, ये नाम इतनी बार और इतने अलग अलग संदर्भों में आया है कि कोई भी चकरा जाए। हाँ, ये तो है। आप देखिए, हॉकी में एक नेहरू ट्रॉफी है, फिर बास्केटबॉल में भी एक नेहरू कप है। और तो और जब हम केरल की तरफ जाते हैं तो वहां पुन्नामदा कयाल में होने वाली जो प्रसिद्ध नौका दौड़ है उसका नाम भी नेहरू ट्रॉफी वलमकाली है। तो क्या ये नामकरण का दोहराव किसी के लिए भी भ्रम पैदा नहीं करेगा? देखिए, ये भ्रम स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे की भावना को समझना जरूरी है। भारत के शुरुआती दशकों में राष्ट्र निर्माण के दौरान अपने प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को सम्मान देना एक आम बात थी। अच्छा। इसलिए अलग अलग खेल संघों ने अपनी प्रमुख प्रतियोगिताओं को ये नाम दिया। लेकिन इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। केरल की जो नौका दौड़ है उसे खेल की पारंपरिक ट्रॉफियों से अलग करके एक वृहद सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देखा जाना चाहिए। हाँ, ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। वैसे केरल की नौका दौड़, जिसमें एक ही विशाल नौका पर दर्जनों नाविक एक साथ चप्पू चलाते हैं, वो दृश्य ही अपने आप में किसी स्टेडियम वाले खेल से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। खिलाड़ियों की संख्या कभी भी हवा में तय नहीं की जाती। इसके पीछे मैदान का आकार, खेल की गति, शारीरिक संपर्क का स्तर और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सुरक्षा का विज्ञान काम करता है। जैसे अगर हम दुनिया के 3 सबसे लोकप्रिय मैदानी खेलों को देखें, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हाँ, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या ठीक 11 होती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। 11 खिलाड़ियों का ये गणित एक बड़े आयताकार या गोलाकार मैदान को कवर करने के लिए एकदम आदर्श माना गया है। मतलब फुटबॉल या हॉकी में 11 खिलाड़ियों के साथ आप रक्षकों, मध्य पंक्ति और आक्रमणकारों का एक सही संतुलन बना सकते हैं। सही बात है। अगर आप इसमें 3-4 खिलाड़ी और जोड़ दें तो मैदान पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि गेंद को पास करने की जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन जरा रग्बी फुटबॉल की तरफ देखिए। रग्बी में एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। हाँ, 15। जब 15 हट्टे-कट्टे खिलाड़ी मैदान पर एक साथ ताकत लगाते हैं तो वो दृश्य सचमुच किसी युद्ध भूमि में उतरी एक छोटी सेना जैसा लगता है। वहां भीड़ की समस्या क्यों नहीं होती? क्योंकि रग्बी की प्रकृति ही अलग है। ये खेल जगह बनाने से ज्यादा शारीरिक ताकत और मास यानी वजन के बल पर जमीन पर कब्जा करने के बारे में है। अच्छा। स्क्रम जैसी स्थितियों में जहां दोनों टीमें एक दूसरे को धकेलती हैं, वहां शारीरिक बल की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए वहां अधिक खिलाड़ियों की मौजूदगी खेल की मूल जरूरत है। ये तक तो समझ में आता है, लेकिन अब इसका एकदम उल्टा उदाहरण लेते हैं। पोलो। पोलो। इतना बड़ा मैदान, लेकिन खिलाड़ी सिर्फ 4। और यहीं पर सुरक्षा का विज्ञान सबसे ज्यादा लागू होता है। पोलो में मैदान पर सिर्फ 4 इंसान नहीं हैं, बल्कि 4 विशाल और शक्तिशाली घोड़े भी हैं जो बहुत तेज गति से दौड़ रहे होते हैं। वाकई ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। अगर हम हॉकी की तरह पोलो में भी 11 खिलाड़ियों को उतार दें तो क्या होगा? वो एक तबाही होगी। मतलब मैदान पर 22 घोड़े अगर एक साथ गेंद के पीछे दौड़ेंगे तो आपस में टकराने का जोखिम इतना बढ़ जाएगा कि हर मैच में कोई ना कोई गंभीर रूप से घायल होगा। बाप रे। घोड़ों को मुड़ने और रुकने के लिए जगह चाहिए होती है, इसलिए पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कम रखी गई है ताकि मैदान पर ट्रैफिक जाम ना लगे। इसके विपरीत जब हम वाटर पोलो देखते हैं, जो पानी के अंदर होता है, वहां खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। 7 क्यों? क्योंकि पानी में गति धीमी हो जाती है और जगह को कवर करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। ये तुलना वाकई अद्भुत है। बाकी खेलों के आंकड़े भी इसी तरह की कहानी कहते हैं। जैसे खो-खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट थोड़ा छोटा होता है, इसलिए वहां 6 खिलाड़ी होते हैं।
बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं जो लगातार पूरे कोर्ट पर भागते हैं। बिल्कुल। जिम्नास्टिक में 8 का समूह होता है और टेनिस या टेबल टेनिस जैसे विशुद्ध कौशल वाले खेलों में 1 या अधिकतम 2 खिलाड़ी खेलते हैं। सही कहा, हर संख्या उस खेल की सांस लेने की जगह तय करती है। अब जब हमने टीम और उनके आकार की बात कर ली है तो आइए इसे और बड़े फलक पर देखते हैं, मतलब पूरे राष्ट्र के स्तर पर। अच्छा। कुछ खास खेल अचानक से पूरे देश की पहचान, उनका गौरव और उनका राष्ट्रीय खेल कैसे बन जाते हैं? क्या ये सिर्फ वहां की सरकारों का फैसला होता है? सरकारें तो सिर्फ उस चीज पर मोहर लगाती हैं जो वहां की जनता की आत्मा में बस चुकी होती है, और कोई खेल जनता की आत्मा में तब बसता है जब वो वहां की भूगोल, जलवायु और ऐतिहासिक स्वभाव से मेल खाता हो। भूगोल वाली बात तो पूरी तरह से सटीक बैठती है। जैसे कनाडा का उदाहरण सबसे स्पष्ट है। उनका राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। हाँ। जाहिर है, जो देश साल के ज्यादातर महीनों में बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, वहां के लोग मैदानी हॉकी से ज्यादा आइस हॉकी ही खेलेंगे। बर्फ ही उनका प्राकृतिक मैदान है। बिल्कुल। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। ये कोई साधारण खेल नहीं है, बल्कि यह स्पेन के प्राचीन शूरवीरता और जीवन मृत्यु के साथ खेलने की उमेर सांस्कृतिक परंपरा का सीधा विस्तार है। इसी तरह भूटान को देखिए, पहाड़ों के बीच बसे इस छोटे से देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तीरंदाजी, ये दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में शिकार करने और कबीलाई युद्धों के दौरान दूर से निशाना लगाने की कला ही उनके जीवित रहने का मुख्य साधन थी। आज वही कला उनका राष्ट्रीय खेल है। कुछ और बड़े देशों के राष्ट्रीय खेलों पर नजर डालें तो यूएसए का बेसबॉल है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही क्रिकेट है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की कहानी कहता है। यही बात है। भारत और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान दोनों का ही राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चीन का टेबल टेनिस है, जहां फुर्ती और सजगता सबसे अहम है। जापान का जूडो है, जो उनके अनुशासन और आत्मरक्षा के दर्शन को दर्शाता है। और नेपाल भी है। हाँ, नेपाल में दंडी ब्याऊ खेला जाता है, जो हमारे गिल्ली डंडे जैसा ही है। बांग्लादेश का कबड्डी है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है और मलेशिया तथा इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। मैं आपको बताऊं, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में बैडमिंटन का पनपना स्वाभाविक है। वो क्यों? अत्यधिक बारिश और नमी के कारण वहां इंडोर खेलों को ज्यादा बढ़ावा मिला, जिसमें चपलता की बहुत जरूरत होती है। समझ गया। इन सभी में से एक देश का राष्ट्रीय खेल मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। अच्छा, कौन सा? वो है रूस। कि रूस के राष्ट्रीय खेलों में फुटबॉल और शतरंज दोनों शामिल हैं। मतलब ये कैसी अजीब जोड़ी है। हाँ, थोड़ी अलग तो है। एक तरफ फुटबॉल है, जहां बेतहाशा दौड़ना, शारीरिक टकराव और आक्रामकता है, और दूसरी तरफ शतरंज, जहां 2 लोग एक मेज के आमने सामने बैठकर घंटों बिना हिले डुले सिर्फ दिमाग दौड़ाते हैं। ये जोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन यही रूस की असली पहचान है। ये उनके शारीरिक लचीलेपन और गहरी रणनीतिक सोच के संतुलन को दर्शाता है। अच्छा। शतरंज उनके बौद्धिक और विश्लेषणात्मक स्वभाव का प्रतीक है, जिसे उन्होंने दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए इस्तेमाल किया, और फुटबॉल उनकी शारीरिक सहनशक्ति का प्रतीक है। ये दोनों खेल मिलकर एक संपूर्ण रूसी चरित्र का निर्माण करते हैं। प्रसिद्ध स्टेडियम केवल कंक्रीट और लोहे के ढांचे नहीं होते। ये आधुनिक युग के कोलोसियम हैं, जहां इतिहास लिखा जाता है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो भारत में तो ये स्टेडियम सचमुच किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। मुंबई का वानखेड़े और ब्राबोन स्टेडियम जाना जाने कितने ही विश्व रिकॉर्ड बने हैं। हाँ। कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन, कटक का बारावती स्टेडियम, जमशेदपुर का कीनियन स्टेडियम, दिल्ली का फिरोजशाह कोटला, जिसकी अपनी एक अलग पुरानी दिल्ली वाली पहचान है। बिल्कुल। चेन्नई का स्पिनरों का स्वर्ग कहा जाने वाला चेपक स्टेडियम और कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम। और विदेशों में भी क्रिकेट के ऐसे मैदान हैं जिनकी मिट्टी में इतिहास बसा है। ब्रिटेन में लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ओवल, लीड्स, ट्रेंट ब्रिज और हेडिंगले मैनचेस्टर है। ऑस्ट्रेलिया में जब हम पर्थ, ब्रिस्बेन या मेलबर्न के मैदानों की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत तेज उछाल वाली पिचें और विशाल आउटफील्ड की तस्वीर उभर आती है। हाँ, एकदम सही कहा। क्रिकेट के अलावा भारत में फुटबॉल और हॉकी के भी बड़े केंद्र हैं। दिल्ली का आम्बेडकर स्टेडियम और कोलकाता का युवा भारती स्टेडियम फुटबॉल के दीवानों के लिए जाना जाता है। और हॉकी के लिए भी हैं?
हाँ, हॉकी के लिए दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इंग्लैंड का वेम्बले स्टेडियम और ब्रुकलैंड फुटबॉल के लिए विश्व विख्यात हैं। लॉन टेनिस की पहचान लंदन के विंबलडन से होती है, जहां सफेद कपड़ों और घास के कोर्ट की एक सख्त परंपरा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन स्टेडियम बेसबॉल के लिए, स्कॉटलैंड का सैंडी लॉज गोल्फ के लिए और न्यूयॉर्क का ही यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग के लिए मशहूर है। बिल्कुल। लेकिन मुझे इंग्लैंड की एक चीज ने बहुत हैरान किया। मतलब वहां डर्बी रेस के लिए अपसम नाम का मैदान है जो समझ में आता है, लेकिन वहां कुत्तों की दौड़ के लिए भी एक विशेष स्टेडियम है जिसका नाम व्हाइट सिटी है। अरे हाँ, व्हाइट सिटी। मतलब खेलों का शौक किस हद तक जा सकता है कि कुत्तों की दौड़ के लिए भी एक अलग और विशाल स्टेडियम बना दिया गया। ये दर्शाता है कि मानव समाज में प्रतिस्पर्धा और मनोरंजन की भूख कितनी विविध है। अब अगर हम इन स्टेडियमों के आकार और क्षमता की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम है। इंडोर होने के बावजूद इसकी क्षमता 25,000 दर्शकों की है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जब हम आउटडोर स्टेडियम की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कोलकाता का युवा भारती स्टेडियम है, जिसे सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? 1,20,000। अब विभिन्न खेलों के खेल परिसर और पुरस्कार देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं परिसरों से। हर खेल के मैदान का अपना एक तकनीकी नाम होता है। जैसे बेसबॉल डायमंड में खेला जाता है। हाँ, डायमंड। और गोल्फ जिस मैदान पर खेला जाता है उसे कोर्स कहते हैं। वहीं टेबल टेनिस के परिसर को हम बोर्ड कहते हैं। अच्छा, टेबल टेनिस बोर्ड पर। और जो लड़ाकू या एथलेटिक्स वाले खेल होते हैं? देखिए, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो जैसे जो खेल है ना, वो हमेशा मैट पर खेले जाते हैं। हाँ, मैट पर। और साइकिलिंग के लिए वो जो अंडाकार ट्रैक होता है उसे वेलोड्रोम कहते हैं। और एथलेटिक्स के जो इवेंट्स होते हैं वो ट्रैक पर होते हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए रेंज का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, रेंज। अब कोर्ट वाले खेलों को देखते हैं। इसमें काफी सारे खेल आते हैं। हाँ, जैसे टेनिस और बैडमिंटन। इसके अलावा नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, ये सब भी कोर्ट पर ही खेले जाते हैं। अच्छा, मुझे हमेशा एक उलझन रहती है ये रिंग और रिंग के बीच में। मुक्केबाजी कहाँ होती है? मुक्केबाजी और स्केटिंग के परिसर को हम रिंग कहते हैं। और रिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है? कर्लिंग और आइस हॉकी जैसे खेल रिंग में खेले जाते हैं। समझ गया। इसके अलावा तैराकी के लिए पूल होता है और बॉलिंग के लिए एली का इस्तेमाल होता है। घुड़सवारी के परिसर को एरीना कहते हैं। और जो खुले मैदान वाले खेल हैं जैसे पोलो, फुटबॉल और हॉकी, उनके लिए फील्ड होता है। और बाउल्स खेल के परिसर को ग्रीन्स कहा जाता है। तो ये तो हो गई खेलने की जगहों की बात। अब देखते हैं इन परिसरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को क्या मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले व्यक्तिगत खेल पुरस्कार। इसमें सबसे ऊपर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुई थी ना? बिल्कुल। फिर 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल दिया। ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं, साथ ही एक पदक और प्रशस्ति पत्र। हाँ, लेकिन इसकी सबसे खास बात कुछ और है। विजेताओं को राजधानी या शताब्दी ट्रेनों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी एसी कोच में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलती है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की सुविधा है। अच्छा, इसके बाद अर्जुन पुरस्कार आता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। सही कहा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक साल के अच्छे प्रदर्शन पर नहीं मिलता? मतलब सिर्फ एक अच्छे टूर्नामेंट से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। नियम के अनुसार खिलाड़ी का पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में लगातार उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन होना चाहिए। इसके साथ अनुशासन या खेल भावना भी देखी जाती है क्या? हाँ, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन होना बहुत अनिवार्य है। और 2001 के बाद से इसके नियम काफी सख्त हो गए। 2001 के बाद क्या बदला हुआ? अब ये केवल 3 श्रेणियों में मिलता है। पहली श्रेणी है ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप। दूसरी है स्वदेशी खेल
और तीसरी शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के खेल। और हर साल अधिकतम 15 लोगों को ही ये पुरस्कार मिल सकता है। बिल्कुल 15। एक और पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार, जो 2002 में शुरू हुआ था। इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं ना? हाँ, ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने संन्यास लेने के बाद भी खेल की उन्नति में जीवन भर का योगदान दिया हो। ये हर साल अधिकतम 3 खिलाड़ियों को मिलता है। ये तो खिलाड़ियों की बात हो गई, लेकिन उनके पीछे कोच का भी तो हाथ होता है। सही बात है। कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। लेकिन इसमें 2 अलग-अलग राशियां क्यों हैं? देखिए, इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है जीवन काल यानी लाइफ टाइम श्रेणी, जिसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। और दूसरी श्रेणी? दूसरी नियमित श्रेणी है, जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और दोनों के साथ गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। ये अधिकतम 5 लोगों को मिल सकता है। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार के अलावा मैंने एक बहुत ही दिलचस्प नियम के बारे में पढ़ा है। आप 180 दिन वाले नियम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अगर किसी कोच ने विजेता खिलाड़ी को कम से कम 180 दिन पहले से प्रशिक्षित किया है, तो उसे भी इनाम का हिस्सा मिलता है। बिल्कुल। खिलाड़ी को जो नकद पुरस्कार मिलता है, उसका 50% हिस्सा कोच को भी नकद दिया जाता है। अगर एक से ज्यादा कोच हो तो क्या वो 50% सब में बट जाता है? हाँ, एक से अधिक कोच होने पर वह राशि उनके बीच बराबर बांट दी जाती है। यह बहुत ही शानदार नियम है। अब जरा संस्थाओं को मिलने वाले पुरस्कारों को देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माँ का ट्रॉफी भी कहते हैं, ये 1956-57 में शुरू हुई थी। ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मिलती है। ये एक रोलिंग ट्रॉफी है ना? मतलब हर साल विजेता के पास जाती है। हाँ, और इसमें नकद पुरस्कार बहुत अच्छे हैं। प्रथम स्थान को 10 लाख, द्वितीय को 5 लाख और तृतीय स्थान को 3 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर कोई विश्वविद्यालय लगातार इसे जीता रहे तो उसे उस ट्रॉफी की एक प्रतिकृति हमेशा के लिए दे दी जाती है। अच्छा, इसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आता है, जो 2009 में शुरू हुआ। ये कॉर्पोरेट्स और संस्थाओं के लिए है। इसकी 4 मुख्य श्रेणियां हैं, जैसे युवा प्रतिभा की पहचान करना और CSR के जरिए खेलों को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल, और खिलाड़ियों को रोजगार या कल्याणकारी उपाय देना और विकास के लिए खेल। लेकिन एक खास बात है, इसमें कोई नकद राशि नहीं मिलती, केवल प्रशंसा पत्र और ट्रॉफी मिलती है। हाँ, क्योंकि बड़ी संस्थाओं के लिए ये सम्मान और पहचान ही सबसे बड़ा प्रोत्साहन होता है। अब हम आर्थिक सहायता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि पर आते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के बारे में बताइए। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और 2017 में इसका नाम बदला गया है। यह कोष किन खिलाड़ियों की मदद करता है? यह उन पूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों की आर्थिक मदद करता है जिनकी सभी स्रोतों से सालाना आमदनी 2 लाख रुपए से कम है। 2 लाख रुपए से कम, मतलब यह एक बहुत जरूरी सहारा है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओपन श्रेणी प्रतियोगिताओं के नकद पुरस्कारों को देखते हैं। यहाँ एक बहुत सीधा पैटर्न है। जैसे जैसे प्रतियोगिता का महत्व कम होता है या उसके आयोजन का अंतराल कम होता है, तो पुरस्कार राशि भी घटती जाती है। मतलब ओलंपिक खेलों में राशि सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल। ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर 75 लाख रुपए मिलते हैं, रजत पर 50 लाख और कांस्य पर 30 लाख रुपए। और एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में ये राशि कितनी हो जाती है? यहाँ स्वर्ण जीतने पर 30 लाख रुपए, रजत पर 20 लाख रुपए और कांस्य पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप की बात करते हैं। अगर ये 4 साल में एक बार हो तो क्या राशियां मिलती हैं? तब स्वर्ण पर 40 लाख, रजत पर 25 लाख और कांस्य पर 15 लाख रुपए मिलते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में भी यही राशि मिलती है। अच्छा, और अगर यही विश्व चैंपियनशिप 2 साल में एक बार आयोजित हो तो? तब राशि घट जाती है, 20 लाख, 14 लाख और 8 लाख रुपए। और अगर 1 साल में एक बार हो तो? तब तो ये और भी कम हो जाती है, 10 लाख, 7 लाख और 4 लाख रुपए। यही पदानुक्रम एशियन और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भी है ना? हाँ, अगर 4 वर्ष में एक बार होती है तो 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए। और 2 वर्ष में एक बार होने पर? 7.5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख रुपए। और अगर 1 वर्ष में एक बार हो रही हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल हो तो ये राशि 3,75,000, 2,50,000 और 1,25,000 रुपए रह जाती है।
तो देखिए, परिसरों के तकनीकी नामों से लेकर नकद पुरस्कारों के इस स्पष्ट पदानुक्रम तक खेल की दुनिया का हर पहलू बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तय किया गया है। बिल्कुल। अब भारत में खेल पुरस्कार, पेंशन और प्रमुख खेल संस्थाएं देखते हैं। तो सबसे पहले ख श्रेणी पर आते हैं, यानी पैरा स्पोर्ट्स। हाँ, इसके आंकड़े मेरे सामने हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर 75 लाख रुपए की राशि तय की गई है। सही कहा। और रजत पदक के लिए 50 लाख और कांस्य पदक के लिए 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम पैरा एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो ये राशि थोड़ी बदल जाती है। हाँ बिल्कुल, इन दोनों आयोजनों के लिए राशि एक समान है। मतलब स्वर्ण जीतने पर 30 लाख रुपए, रजत पर 20 लाख रुपए और कांस्य पर 10 लाख रुपए। अच्छा, यहाँ एक और चीज है, आईपीसी वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का विश्व कप। इसकी पुरस्कार राशि का पैटर्न बहुत ही दिलचस्प है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। हाँ, मैं वो पैटर्न देख रहा हूँ। जैसे अगर ये आईपीसी वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार होता है तो स्वर्ण के लिए 20 लाख रुपए मिलते हैं। और रजत के लिए 14 लाख और कांस्य के लिए 8 लाख रुपए। पर अगर यही आयोजन हर साल होने लगे, यानी सालाना हो, तो राशि आधी रह जाती है। मतलब स्वर्ण के लिए 10 लाख, रजत के लिए 7 लाख और कांस्य के लिए 4 लाख रुपए। बिल्कुल। अब ग श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, दृष्टिबाधितों के खेल। इसमें आईबीएसए वर्ल्ड चैंपियनशिप का नाम है। हाँ, आईबीएसए वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसमें स्वर्ण जीतने पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और रजत पर 7 लाख और कांस्य पर 4 लाख रुपए। इसके बाद आती है घ श्रेणी, बधिरों के लिए खेल। इसमें बधिर ओलंपिक खेलों में स्वर्ण के लिए 15 लाख, रजत के लिए 10 लाख और कांस्य के लिए 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित है। फिर ङ श्रेणी है, विशेष ओलंपिक खेल। इसमें स्वर्ण पदक के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। और रजत के लिए 3 लाख और कांस्य के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और आखिर में च श्रेणी, जो दृष्टिबाधितों के लिए क्रिकेट विश्व कप की है। ये 4 साल में एक बार आयोजित होता है। हाँ, और इसमें विजेता को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। तो ये सारे आंकड़े एक बात साफ करते हैं कि हर श्रेणी के लिए एकदम पारदर्शी नियम बने हुए हैं। बिल्कुल, कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं है इसमें। पेंशन योजना की ओर आते हैं। ये पेंशन योजना 1994 में शुरू की गई थी। 1994? हाँ। और इसकी शर्तें भी काफी स्पष्ट हैं। हाँ, पहली शर्त तो यही है कि खिलाड़ी भारतीय नागरिक होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि उसने ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई, राष्ट्रमंडल या पैरा खेलों में पदक जीता हो। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे अहम शर्त है उम्र की। उसकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो और वो अपने सक्रिय खेल करियर से रिटायर हो चुका हो। मतलब 30 वर्ष की उम्र से ही ये पेंशन शुरू हो जाती है। और मजे की बात यह है कि ये पेंशन जीवन भर मिलती है और अप्रैल 2018 से इसकी दरें दोगुनी कर दी गई हैं। तो चलिए इन दरों को भी देख लेते हैं। हर महीने मिलने वाली इस पेंशन में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को 20,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। और अगर विश्व कप, जो 4 साल वाला है, या एशियाई खेलों की विश्व चैंपियनशिप हो, तो उसके स्वर्ण पदक विजेताओं को 16,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। हाँ, और इन्हीं प्रतियोगिताओं के रजत या कांस्य पदक जीतने पर 14,000 रुपए मिलते हैं। रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 12,000 रुपए प्रति माह की पेंशन तय की गई है। यहाँ भी वही 4 साल वाली विशेषता की शर्त लागू होती है ना? हाँ, जो विश्व कप हर साल होते हैं वो इस पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते। अब इस योजना में एक बहुत ही खास बात है, इसका संचालन LIC यानी जीवन बीमा निगम के जरिए किया जाता है। ये बहुत ही स्मार्ट कदम है। मतलब सीधा मंत्रालय से नहीं मिलता। नहीं, जब LIC को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो ये पेंशन फंड सरकारी बजट के उतार चढ़ाव से पूरी तरह अलग हो जाता है। अच्छा, तो फंड में कभी कोई रुकावट नहीं आती? एकदम सही। खिलाड़ी को जीवन भर बिना किसी रुकावट के आर्थिक सुरक्षा मिलती रहती है। चलिए, ये तो हो गई पदकों और पेंशन की बात। अब जरा भारत की प्रमुख खेल संस्थाओं और उनके स्थापना वर्ष पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े भारत में खेल के विकास का एक पूरा टाइमलाइन दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण की, जिसे हम साई कहते हैं। हाँ। इसकी स्थापना 1984 में नई दिल्ली में हुई थी। और इसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को आधार देने के लिए बनाया गया था। और इसके क्षेत्रीय केंद्र तो पूरे देश में फैले हैं, जैसे बेंगलोर, गांधीनगर, चंडीगढ़, कोलकाता, इम्फाल, गुवाहाटी, भोपाल, मुंबई, लखनऊ और सोनीपत। बिल्कुल। और इसके 2 बहुत ही प्रमुख शैक्षणिक केंद्र भी हैं। हाँ, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो पटियाला में है, और लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो तिरुवनंतपुरम में है।
ये पटियाला और तिरुवनंतपुरम के केंद्र विकेंद्रीकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों जगह प्रतिभाओं को निखारने का पूरा इंतजाम है। एकदम सही। अब अगर हम बाकी महासंघों की स्थापना के वर्ष देखें तो इसमें बंगाल हॉकी एसोसिएशन का नाम सबसे पुराना है। हाँ, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और वो भी 1908 में। 1908 मतलब ये उस समय खेलों के मुख्य केंद्र को दर्शाता है। बिल्कुल। फिर 1920 में दिल्ली में अखिल भारतीय टेनिस संघ बना। और 1927 में नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई। और ठीक अगले साल 1928 में मुंबई में बीसीसीआई की स्थापना हुई। फिर 1934 में नई दिल्ली में भारतीय बैडमिंटन संघ बना और 1937 में दिल्ली में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई। और आजादी के बाद 1950 में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन बना। हाँ, और 1951 में दो प्रमुख संस्थाएं बनी। एक तो चेन्नई में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ और दूसरी नई दिल्ली में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ। और इस सूची में एक नई संस्था भी है, हॉकी इंडिया। हाँ, जिसकी स्थापना 2009 में मुंबई में हुई। तो ये सभी प्रशासनिक संस्थाएं हैं जो खेलों के नियम बनाती हैं। लेकिन जहां जमीनी स्तर पर असली ट्रेनिंग होती है, उन खेल प्रशिक्षण संस्थानों के आंकड़े भी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, और ये संस्थान अपनी भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बहुत सटीक जगहों पर बने हैं। जैसे गोवा में डोनापोला है, जहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है। बिल्कुल, वाटर स्पोर्ट्स के लिए समुद्र का किनारा सबसे बेहतर है। फिर मुंबई में नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट है। और पुणे में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। हाँ, और पुणे में ही आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट और रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर भी स्थित है। अब अगर उत्तर प्रदेश चले तो लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है। और पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग माउंटेनियरिंग है। पंजाब के जालंधर में गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट कॉलेज काम कर रहा है। और हरियाणा के गुड़गांव में जिंदल स्पोर्ट है। पूर्वोत्तर को भी नहीं भूलना चाहिए। मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित है। बिल्कुल। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए ही 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई थी। हाँ, 2014 की ये नीति युवाओं और खेलों को जोड़ने के लिए अहम रही है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। मिजोरम में खेलों को एक उद्योग यानी इंडस्ट्री का दर्जा मिला हुआ है। ये सच में बहुत बड़ी बात है। लेकिन खेलों को उद्योग का दर्जा मिलने का असल मतलब क्या होता है? कोई फैक्ट्री थोड़ी लगानी है। देखिए, जब खेलों को उद्योग का दर्जा मिल जाता है तो इस क्षेत्र में निवेश करना आसान हो जाता है। अच्छा, मतलब बैंकों से लोन वगैरह? बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बैंकों से लोन और सब्सिडी वैसी ही मिलती है जैसे किसी कंपनी को मिलती है। इससे रोजगार के अवसर पूरी तरह से बदल जाते हैं। यानी सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी नौकरियां पैदा होती हैं। हाँ, और ये बाकी राज्यों के लिए एक बहुत बेहतरीन मॉडल बन सकता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। मिजोरम की तरह पूरे देश में खेलों को एक उद्योग मान लिया जाए तो आने वाले ओलंपिक खेलों में भारत की पदक तालिका की तस्वीर कितनी बदल